हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है शादी वाले दिन ही पति ने दुल्हन को पीट कर निकाला घर से। जब एक शराबी पति ने स्वागत वाले दिन ही दुल्हन को मार पीट कर घर से निकाला तो दुल्हन ने किया कुछ ऐसा कि सभी देखते रह गए। छुई मुई सी सिमटी सी फूलों की सेज पर एक गुड़िया की तरह शर्माई घबराई सी बैठी हर उस नई शादीशुदा दुल्हन की तरह अपनी शादी की पहली रात को अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज गए थे पर पति की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते 1 बज गया लेकिन उनके अभी तक कोई खबर नहीं थी। फिर 2 बजे कमरे का दरवाजा खुला और पति कमरे के अंदर आए तो वह अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। गिरते पड़ते बिस्तर तक पहुंचे। जैसे ही उनको सहारा दिया उन्होंने धक्का दे दिया और कहा, साली, तूने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, इसकी सजा तुझे मैं देकर रहूंगा। और उन्होंने जानवरों की तरह नोचा। पूरी रात रोती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर उन पर तो जैसे कोई जानवर सवार हो गया था। सुबह 5 बजे होश आया। जाने कब तक ये जानवर नोचता रहा, पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो मेरी आंखों से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जो सपने लेकर आई थी, सारे सपने मेरी सुहाग सेज के चारों तरफ मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ राख में मिल चुके थे। पर अब फूटा नसीब, क्या कर सकते हैं। जो भी है मुझे ही सही करना था। सुबह 6 बजे मेरी सास ने आवाज लगाई, बहू उठ जा, नहाकर बाहर आ जा। अपने आंसू पहुंचे और फिर नहाकर बाहर आ गई और चाय बनाकर अपने पति को देने कमरे के अंदर गई तो वह अभी तक सो रहे थे। मैंने उनको उठाया, उठिए जी, चाय पी लीजिए। मेरे पति ने आंख खोली और मुझे देखा तो उनको रात का धुंधला धुंधला याद आया कि कैसे वह राक्षस बन गए थे। पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने रात को शराब के नशे में तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया था। और उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। उनको ऐसा देखकर मैंने भी उनको कहा, आप मेरे पति हैं, आप ऐसे मुझसे माफी मत मांगिए, मुझको पाप पड़ेगा। बस आप आज के बाद शराब पीकर घर पर नहीं आएंगे, मुझसे वादा करिए। उन्होंने भी वादा किया कि आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और फिर चाय पीकर तैयार होकर काम पर चले गए। मैं भी खुश थी। जो दर्द लिखा था किस्मत में वह तो मिलना ही था, पर शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं पूरा दिन खुश थी। घर पूरा भरा हुआ था। मेरी 2 जेठानी और मेरी सास, मेरी जेठानियों के बच्चे सब मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर बात कर रहे थे। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, सबने खाना खा लिया। अभी मेरे पति घर पर नहीं आए थे तो मैं उनका खाना लेकर अपने रूम में चली गई। मैं बहुत खुश थी कि आज रात मेरे पति मुझे अच्छे से मुझसे बात करेंगे और मैं कल के उन गहरे जख्मों को कुछ हद तक भूल सकूं। आज भी मेरे पति रात को 12 बजे घर पहुंचे और फिर वह आज शराब पीकर आए थे। कल वाली कहानी आज भी दोहराई उन्होंने, तो मैं अब नहीं सह सकी और उनको रोकने की कोशिश की। उनके अंदर तो शराब रूपी जानवर बैठ चुका था। उन्होंने जोर से गालों पर 4 से 5 तमाचे जड़ दिए। हमला इतना जोर का था कि मैं अब अपने होश में नहीं थी और वह मुझे फिर से नोचते रहे। मैं सुबह को 6 बजे उठी तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से नीचे भी उतर सकूं। लेकिन सबके उठने का समय हो चुका था तो जैसे तैसे मैं उठकर बाथरूम तक पहुंची और नहाकर तैयार होकर रूम से बाहर निकल आई
और फिर चाय लेकर रूम में गई तो वैसे ही कल जैसे उनके घड़ियाली आंसू, वही रोना, वही बातें। मैं बस सुनती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। अब तो ये रोज का हो गया था। रोज रात को ये शराब पीकर आते और मैं रोज बिस्तर पर लुटती रहती। मैं कभी पूछती कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, तो और ज्यादा मुझे दर्द मिलता था। इसलिए मैंने पूछना ही बंद कर दिया था। ऐसे ही दर्द सहते सहते 2 महीने निकल गए, पर मेरा दर्द कम नहीं हुआ। सास भी मुझसे पूछती कि बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो। अब उनसे क्या बोलूं, कुछ शब्द ही नहीं थे मेरे पास। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में मुझे अपने पति का प्यार एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। हाँ, मेरा बलात्कार रोज होता था, फिर भी माँ बनना मेरे नसीब में नहीं था। मैं अपना दर्द भी किसी से नहीं बांट सकती थी, क्योंकि माँ पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और एक चाचा चाची थे जो उन्होंने मुझे पैसे की लालच में इन कसाईयों के पास बेच दिया था। अब मेरा एक और नाम पड़ चुका था, बांझ। एक खूबसूरत नाम। मीरा के होते हुए भी अब सब उस नाम को भूल चुके थे। चाहे मेरी जेठानियां हो या सास, सबके मुंह पर एक ही नाम था, बांझ। अब तो घर पर मेरे साथ भी परायों जैसा व्यवहार किया जाने लगा था, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। एक बार मुझे पता चला कि शादी से पहले मेरे पति की एक प्रेमिका थी। मेरी शादी तय होने की वजह से इनकी प्रेमिका ने इन्हें छोड़ दिया था, तो गौरव उसका गुस्सा मुझ पर निकालते थे। ये बात खुद गौरव ने मुझे बताई थी। अगर मैं कुछ कहती या विरोध करती तो उस दिन मेरी हालत उठने की नहीं होती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैंने खुद से विचार किया कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए, तो मैं अपना बांझ होने का कलंक मिटा सकूं। मैं एक लेडी डॉक्टर से मिली और उन्होंने मेरा चेकअप करने के बाद कहा कि मीरा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, एक बार अपने पति का चेकअप करवा लो। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई, फिर तो मेरी शामत ही आ गई। उस दिन पहली बार मैंने असली दर्द क्या होता है ये जाना था। उन्होंने बेल्ट से मार मार कर मेरे शरीर पर जख्म दिए थे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं उस मार से बेहाल वहीं ठंडे फर्श पर लेटी रही और वहीं सो गई। मेरी नींद सुबह सास के तानों से खुली। ओ महारानी, सोती ही रहोगी या कुछ काम भी करना है? कहाँ से ये करम जली हमारे बेटे के नसीब में आ गई। मैं हिम्मत करके उठी और नहाकर घर के काम में लग गई, लेकिन किसी ने भी मुझसे रात के बारे में नहीं पूछा। एक बार मेरी बड़ी जेठानी की माँ हमारे घर पर आई थी, तो उन्होंने भी मेरी सास की ताल से ताल मिलाई। मालती जी, अपने लड़की की दूसरी शादी करवा दो, तो उसके भी बच्चे हो जाएं। क्यों इस बोझ को पाल रही हो? मेरी सास भी उसकी बात से सहमत हो गई और अपने लड़के के लिए नई बहू की खोज करना चालू कर दिया। मैंने भी आज समझ लिया कि जब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं ये दर्द क्यों सहूं। मैंने फैसला किया कि अब तो मुझे तलाक ले लेना ही चाहिए। अपने डर को पीछे छोड़कर मैंने तलाक का डिसीजन लिया और इत्तेफाक से उसी रात मेरे पति फिर शराब पीकर आए, तो मैं बिस्तर पर लेटी थी और आते ही उन्होंने मेरी कमर पर लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया और बोले, साली, मैं आया हूँ और तू सोई पड़ी है। जाकर खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी है। मैं रसोई घर में गई और खाना गर्म करके ले आई। खाना तो आज मैंने भी नहीं खाया था, तो 2 थाली बिस्तर पर रखकर मैं वहीं बैठ गई।
खाने का पहला निवाला खाते ही उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया और थाली उठाकर मेरी ओर उछाल दी। साली, ऐसा घटिया खाना बनाती है बांझ, तूने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। मैंने अपने हाथ बीच में लाकर खुद पर गरम खाना गिरने से बचा लिया और हिम्मत से कहा, मैं बांझ नहीं हूँ। शराब पी कर आपने खुद को कमजोर कर लिया है और दोष मुझे दे रहे हैं कि मैं बांझ हूँ। इतना ही सुनना था कि वह उठे और अपनी कमर से बेल्ट निकाली और जैसे ही मेरी तरफ बेल्ट मारने की कोशिश की, मैंने बेल्ट को अपने हाथ से पकड़ लिया और उनसे छीन लिया। अब वह बिस्तर से उठे और मेरी तरफ जैसे ही झपटे तो मैंने उन्हें पूरी ताकत से धकेल दिया और वह जाकर फर्श पर गिर गए। शराब के नशे में ही जैसे तैसे वह उठे और बड़बड़ाए, साली, आज तुझे इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगा। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, तुम जैसे जानवर के साथ रहेगा भी कौन। बस फिर क्या था, उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और सामने सब तमाशा देखने वाले खड़े थे। मैं भी गुस्से में थी। आज पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं आज सारा गुस्सा ही निकाल देना चाहती थी। मैंने देखा कमरे के बाहर मेरी सास, मेरी दोनों जेठानी और दोनों जेठ खड़े थे। मैंने उनको देखते हुए कहा, आ गए तमाशा देखने के लिए? शर्म नहीं आती अपने नपुंसक बेटे की कमी को छुपाने के लिए मुझे दोष देते हुए, और अब किसी दूसरी मासूम लड़की की बलि देने की सोच रही हैं? अपने बेटे की दूसरी शादी करने से पहले उसका अच्छे से इलाज करवा, तब तो किसी मासूम लड़की को फंसाना। इतना सुनते ही मेरी सास ने कहा, गौरव, देख क्या रहा है, निकाल अभी के अभी इसे बाहर। मैंने भी कह दिया, अब मुझे भी नहीं रहना इस घर में, मैं खुद ही निकल जाती हूँ यहाँ से। और रात के 11 बजे ही घर से निकल गई। ना कोई बैग, ना कोई सामान, खाली हाथ और खाली जेब। पता नहीं था कहाँ जाना है और क्या करना है। बस मुझे अब उस जेल से आज़ादी चाहिए थी। मैं घर से निकली उस समय रात के 11 बज रहे थे। मुझे कोई होश नहीं था, बस चलती जा रही थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया था, तो भूख के मारे चक्कर भी आ रहे थे। बस चलते जा रही थी। तभी सामने से एक कार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। ये लड़की, मरना है क्या तुझे, जो ऐसे बीच रास्ते पर चल रही है? कार के ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। मैंने जब अपने सामने रुकी कार को देखा तो कार की रोशनी जैसे ही आंखों में पड़ी, मैं वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक घर के रूम में बिस्तर पर पाया। आँख खुली तो मेरे सामने एक 50 साल की एक खूबसूरत औरत बैठी थी। उठ गई बेटी। उस औरत के मुंह से बेटी शब्द सुनकर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे आंसू निकल आए और मैं रोने लगी। अरे रोते नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम इतनी रात को ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रही थी? मैं बस हैरानी से उस कमरे को और उस औरत को देखे जा रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई जिसमें रात के 2 बज रहे थे। मतलब कि मैं यहाँ पर 3 घंटे से बेहोश पड़ी थी। जब उसने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो वह खुद ही बोली, मैं भी ना कैसी पागल औरत हूँ। पहले ये बताओ, कुछ खाओगी? मुझे भूख तो जोरों की लगी थी तो मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। वह बाहर निकली और 5 मिनट बाद फिर कमरे के अंदर आ गई। उनके हाथ में एक प्लेट में नमकीन और कुछ बिस्किट और केक था। अंदर आते ही बोली, इतनी रात हो गई है, खाना तो कुछ बचा नहीं है, अभी के लिए यही खा लो।
मैंने जल्दी से बिना सिर को उठाए पूरी प्लेट खत्म कर दी। जब मैंने खा लिया और नज़र ऊपर की तो वह औरत मुझे ही देखे जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। मैंने भी शर्मिंदगी के साथ कहा, वो आंटी जी, आज मैंने खाना नहीं खाया था तो भूख बहुत लगी थी। औरत ने कहा, और खाना है? नहीं आंटी जी। अच्छा बताओ, कहाँ से आई हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? उस औरत ने सवाल किया। आंटी जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कहकर मैं चुप हो गई। अच्छा, आराम करो, कल बात करते हैं। कहते हुए वह औरत कमरे से बाहर निकल गई। मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मैं तो जो कल हुआ था और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। अब मेरी आंखें भी नींद से भर आईं और मैं सो गई। मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और मैं दोपहर के 12 बजे उठी। पिछले 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 12 तक सोई थी। जल्दी से उठकर मुंह धोकर मैं उस कमरे से बाहर आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वह तो कोई महल लग रहा था। नीचे बड़ा सा हॉल, उस पर पड़े 2 साइड सोफे और बीच में डाइनिंग टेबल। हॉल के दूसरी साइड में ऐसे ही सोफे के सेट और उसके सामने एक और डाइनिंग टेबल था। एक साइड किचन बना था और उसके बगल से ऊपर जाने के लिए रिवॉल्विंग सीढ़ी बनी हुई थी। नीचे 3 कमरे बने हुए थे। ऊपर जाने का तो मौका ही नहीं मिला, तो पता नहीं ऊपर क्या था। सामने सोफे पर वही औरत बैठी थी, उसके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। उनकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उस औरत ने मुझे बुलाया, इधर आ जाओ बेटी। पता नहीं मुझे उनके मुंह से बेटी सुनना इतना अच्छा लगा कि मैं अपना दर्द भूल ही चुकी थी। इस घर में आने के बाद मुझे 3 ऐसे कारण मिले जिसने मुझे इस घर में रहने के लिए लालची बना दिया। एक तो मैं देर तक सोती रही और मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा, ये घर नहीं महल था। और तीसरा, उस औरत का मुझे इतने प्यार से बेटी बुलाना। मैं उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले किचन की तरफ आवाज़ लगाई, कमला, चाय लेकर आना। दादी, ये आंटी कौन है? उस बच्ची ने उस औरत से पूछा। बेटा, ये आंटी इस घर की मेहमान हैं। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, मुझे काम की तलाश भी करनी है। उस औरत ने मुझे एक पल देखा और पूछा, क्या तुम अपने घर से भागकर आई हो? मैंने कहा, नहीं आंटी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उन्होंने मुझे मेरे शरीर पर बेल्ट के निशान देखे तो पूछा, फिर ये तुम्हारे शरीर पर हर जगह ये घाव और निशान कैसे पड़े? मैंने उनकी बात को काटते हुए पूछा, गौरी की माँ नज़र नहीं आ रही हैं? गौरी की माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। जब गौरी 1 साल की थी तो सीमा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से गौरी को मैंने पाला है। कहते हुए उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया। मैं उनकी तरफ देखते हुए एकदम से उनके घुटनों पर अपना मुंह झुकाकर रोने लगी। बताओ बेटी, क्या हुआ था? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। मैं फिर भी कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्होंने फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? अब मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मेरा दुख बांटने वाला आज तक कोई भी नहीं था, तो किसको बताती। मैंने शुरू से अंत तक की अपनी पूरी लाइफ उनके सामने खोलकर रख दी। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद आंटी को तो मानो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए आंटी जी,
उस औरत ने मुझे प्यार से बैठाया और कहा, देखो, क्या तुम गौरी की देखभाल कर सकती हो? भगवान भी कैसे कैसे जुल्म करता है। इस मासूम को माँ का प्यार ही नसीब नहीं हुआ। मैंने भी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि मेरे अंदर तो वैसे भी लालच आ ही गया था इस घर में रहने का। ठीक है आंटी जी, मैं आज से गौरी का पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने गौरी को अपने पास बुलाया। गौरी बेटा, इधर आना। गौरी मेरे पास आई। बेटा, मुझसे दोस्ती करोगे? गौरी भी खुशी खुशी मेरे बगल में आकर बैठ गई और हमारी अच्छी पटने लगी थी। फिर दोपहर का खाना खिलाकर मैं गौरी को उसके कमरे में ले गई और सुला दिया। शाम को फिर गौरी को उठाकर दूध दिया और मैं उसके साथ ही खेलती रही। मैंने ही रात को गौरी को खाना भी खिलाया और सुलाया भी। दूसरे दिन सुबह मैं अपने टाइम पर 6 बजे उठी। नहाने के बाद मैंने फिर वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि कपड़े तो थे नहीं मेरे पास। फिर बाहर आकर मैंने देखा कि पूरा घर खाली था, कोई भी नहीं था। मैं किचन में गई और सामान ढूंढने लगी और फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी। कमला काकी, मेरे लिए एक मस्त चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। बाहर से किसी की आवाज आई तो मैंने मुड़कर देखा कि एक 30 साल का लंबा चौड़ा आदमी काले रंग का सूट और काली रंग की पैंट पहने सोफे के पास खड़ा था। मैंने जो चाय बनाई थी जाकर उसको पकड़ा दी। वह आदमी मुझे एकटक घूरे जा रहा था। तुम कौन हो और कमला काकी कहाँ है? उसके इस सवाल से मैं डर गई। एक तो इतनी सुबह सुबह वह ऐसे घर के अंदर आया था और फिर उसका ये सवाल। मैंने हिम्मत के साथ कहा, मैं गौरी की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हूँ, मगर आप कौन हैं? मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे ही सवाल। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? मैं तुम्हारी गौरी का पापा हूँ। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, मुझे क्या पता आप गौरी के पापा हैं। मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ और इतनी सुबह सुबह कोई ऐसे घर में घुस आएगा तो पूछना तो पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कहाँ से आई हो और पहले कभी बच्चे पाले हैं तुमने? मैंने ना में जवाब दिया तो उनको और गुस्सा आ गया। किसने रखा है तुमको, बताओ? वो आंटी जी ने। मैंने भी डरते डरते कहा। ये माँ भी ना बिल्कुल पागल हो गई हैं। मैं भी उदास होकर वहाँ चुपचाप खड़ी थी। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहा, अब क्या मेरे सिर पर ही खड़े रहना है? जाओ अपना काम करो। मैं उदास सी किचन में ही एक टेबल पर बैठ गई। मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में आंटी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मीरा उठ गई हो तो गौरी को भी उठा दो। मैं किचन से बाहर निकली और देखा तब तक गौरी के पापा जा चुके थे। मैंने गौरी को उठाया और तैयार करके नीचे लेकर आ गई। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर आंटी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको सुबह वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर आंटी ने कहा, मेरा बेटा सीमा के जाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। वह उससे बहुत प्यार जो करता था, बस कोई उसके चेहरे की वह मुस्कान वापस ला दे तो मेरे कलेजे को ठंडक मिले। मैं पूरे दिन उनके ही बारे में सोचती रही। गौरी ने भी मेरा उदास चेहरा देखा तो पूछा, आपको क्या हुआ है आंटी? मैंने कुछ नहीं कहा तो दादी ने उसको बताया कि आज आपके पापा ने आपकी आंटी को डांट दिया। रात को गौरी के पापा घर आए तो गौरी मेरी गोदी में बैठी थी। आते ही उन्होंने गौरी को बुलाया, मेरा बच्चा आजा, पापा के पास आजा। गौरी ने अपने पापा को देखकर कहा, आप गंदे हो, आपने आंटी को आज क्यों डांटा? कहते हुए गौरी मेरी तरफ होकर बैठ गई।
मैंने उसको समझाया, बेटा ये आपके पापा हैं और पापा से कभी ऐसे बात नहीं करते, गंदी बात है। चलो पापा से सॉरी बोलो। और गौरी ने फिर अपने पापा से सॉरी बोला। गौरी के पापा मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैंने जल्दी से गौरी को उठाया और सुलाने के लिए उसके कमरे में चली गई। गौरी को सुलाने के बाद मैं नीचे आई तो रोहन जी वहीं सोफे पर ही बैठे मुझे घूर रहे थे। मैं उनसे नजरें बचाकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मतलब अब तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ करते मुझसे अलग करना चाहती हो? मैं तुम जैसा को अच्छे से जानता हूँ। बच्चा चोर गिरोह से हो तुम। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, नहीं तो चली जाओ इस घर से अभी के अभी। मैं भी रोने लगी कि बाहर एक किस्मत, पहले बाज फिर तलाक और अब बच्चा चोर गिरोह, और कितने कलंक लगने बाकी हैं मेरी जिंदगी में। मैंने कहा, साहब जी पुलिस को फोन मत लगाना, मैं अभी चली जाती हूँ इस घर से। और मैं वहीं से दरवाजे की ओर चली गई, फिर बाहर निकल गई। मैं घर से निकल तो गई पर मेरे सामने फिर वही समस्या थी कि अब मैं किस तरफ जाऊं। 2 दिन की खुशियां मेरे नसीब में आई थी इन 8 सालों में। सब मर्द एक जैसे होते हैं, निर्दयी, जालिम। उनको किसी औरत की फीलिंग की कोई चिंता नहीं होती। जैसा पति था वैसे ही रोहन जी भी निकले। मैं ये सोचती हुई जा रही थी कि तभी मैंने देखा कि सामने 2 लड़के एक लड़के को मार रहे थे और उसके हाथ से कुछ छीन रहे थे। वह लड़का उनसे मुकाबला कर रहा था पर उस तरफ 2 लड़के थे तो ये लड़का कमजोर पड़ता जा रहा था। उसने फिर भी मुकाबला जारी रखा। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और अकेले लड़के के पेट में चाकू मार दिया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। अकेला लड़का वहीं पर गिर गया और उसको अब कुछ भी होश नहीं था। मैं भाग कर गई और उसको उठाया और आसपास नजर दौड़ाई तो कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे, रोड भी खाली था, पर कुछ तो करना ही था। ये सोचकर उस लड़के को अकेले ही घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी वहां से 2 आदमी निकले तो मैंने उनकी हेल्प मांगी कि इस लड़के को सामने अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। उन दोनों ने उस लड़के को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और जल्दी से निकल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज चालू किया और पूछा, ये आपके कौन हैं? तो अब मैं क्या बोलती कि ये कौन है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। मैंने भी साफ साफ बता दिया कि ये मुझे सामने की सड़क पर बेहोश मिले थे तो मैं इनको यहाँ लेकर आ गई। डॉक्टर ने उसका इलाज चालू किया और उसके पर्स से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल कर देखा तो उस पर लिखे नंबर पर फ़ोन किया और उनके घर वालों को वहाँ बुलवाया। वो हॉस्पिटल कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वह तो एक छोटे से घर पर बना एक नर्सिंग होम था जिसमें मरीजों के लिए 3 बेड थे, पर फिर भी सब सुविधा युक्त हॉस्पिटल था। रात 4 बजे कोई उस हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए पहुंचा, डॉक्टर डॉक्टर कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ उस हॉस्पिटल के अंदर गूंज उठी। मैं उस लड़के के पास ही उसके बेड पर बैठी थी और बाहर से आती हुई आवाज़ को सुन सकती थी। डॉक्टर ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, डॉक्टर उस आवाज़ की तरफ गए। ओह ओह, मिस्टर वर्मा जी आ गए आप? यस डॉक्टर, मेरा भाई किधर है और उसको क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में भारीपन और चिंता थी। मैं समझ गई कि ये जो कोई भी है इस लड़के का भाई है। डॉक्टर ने बताया कि अब आपका भाई ठीक है और उस कमरे में है। तुरंत मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वह शख्स अंदर आ गया।
छोटे, क्या हुआ तुझे और किसने किया ये सब? बोलते हुए उसकी नज़र मेरी ओर आई तो मेरी सांस ही रुक गई। मैं अब उस कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने आवाज़ लगाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने कहा था मेरे घर परिवार से दूर रहने के लिए, तो तुमको सुनाई नहीं देता क्या? बुलाऊं क्या अभी पुलिस को? मैंने इतना ही सुना और मैं वहाँ से निकलकर उस हॉस्पिटल के बाहर आ गई। पर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रात के 4 बज रहे थे। मुझे तो कुछ नहीं सूझा तो मैंने अब 2 घंटे हॉस्पिटल के बाहर साइड में एक बेंच पर ही रुकने का विचार किया। सुबह उजाला हो जाएगा तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ जाना है। मैं उस बेंच पर आकर बैठ गई और बैठे बैठे ही नींद में चली गई। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर उस लड़के के कमरे में गए तो उन्होंने पूछा, मिस्टर रोहन, वह लड़की कहाँ गई जो इन्हें यहाँ लाई थी? क्या वह लड़की मेरे भाई को यहाँ लाई थी? डॉक्टर रोहन जी ने चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ मिस्टर रोहन, वह बता रही थी कि 2 लड़के इसको चाकू मारकर इसका मोबाइल छीनकर भाग गए, तो वह लड़की इनको उस सड़क से यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए इतनी रात को। मिस्टर रोहन ने घड़ी देखी तो टाइम रात के 4:30 बज रहे थे। मिस्टर रोहन तुरंत उठे और डॉक्टर, मेरे भाई के लिए तुरंत कोई नर्स का इंतज़ाम करो, मैं अभी यहाँ 5 मिनट में, कहते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ गए। और जैसे ही कार में जाने लगे तो उनको मैं वहीं साइड में बेंच पर सोती हुई दिखी। मिस्टर रोहन मेरे पास आए और उठाते हुए बोले, ए लड़की सुनो। मैं आवाज़ सुनकर तुरंत नींद से जाग गई और देखा तो सामने मिस्टर रोहन खड़े थे। मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, साहब पुलिस को मत बुलाना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। रात में कहाँ जाऊँ, कुछ डर सा लग रहा था। मिस्टर रोहन ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और सिर्फ इतना ही कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बोलो तुमको कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा, साहब मैंने कोई उपकार नहीं किया, ना ही रुपयों के लिए किया है। और हाँ, आपके भाई की जगह कोई और होता तो भी मैं वही करती जो मैंने अभी किया। और मैं बच्चा चोर नहीं हूँ साहब, मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ पर काम करने दिया, नहीं तो मैं भी पढ़ी लिखी MSc पास स्टूडेंट हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ। मिस्टर रोहन शर्मिंदा थे। उन्होंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और जो कुछ भी हुआ वह माँ को मत बताना प्लीज़। मैंने भी कहा, नहीं बताऊंगी। और बात करते करते सुबह के 6 बज गए। उजाला पूरी तरह से हो चुका था। तो मैंने कहा, अब आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, पक्का तुम संभाल लोगी? उन्होंने सवालिया तरीके से पूछा। मैंने कहा, हाँ मैं यही हूँ, आप जाइए, नहीं तो माँ जी चिंता करेंगी आपकी। मिस्टर रोहन वहाँ से चले गए और मैं अब उनके भाई के पास आकर बैठ गई। सुबह 10 बजे रोहन जी और उनकी माता जी हॉस्पिटल में आए और मोहित को देखने उस कमरे में आए। हॉस्पिटल का रूम बहुत छोटा था, उसमें सब तो आ नहीं सकते थे, तो माँ जी को उस रूम में छोड़कर मैं और रोहन जी बाहर चले गए। बाहर जाते ही रोहन जी ने पहली बार बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा, मीरा जी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो रोहन जी ने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं इतना सब बोल गया आपसे। अभी सुबह मुझे माँ ने आपके बारे में सब बताया।
तो मुझे लगा कि मैं गलत था। मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसकी आदत है। मैं हर रोज ऐसी बातें सुनती थी। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बस पुलिस वाली बात से डर गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो 3 कलंक पहले ही लग चुके थे। फिर अगर पुलिस ले जाती तो फिर बांझ, तलाक, बच्चा चोर के बाद हवालात में भी रहने का कलंक लग जाता। मिस्टर रोहन ने अपनी गलती महसूस की और कहा, अच्छा तो बताइए, इसके लिए आप मुझे क्या सजा देना पसंद करेंगी? मैं ये शब्द पहली बार सुन रही थी कि कोई मर्द मेरे सामने अपनी गलती मानकर सजा के लिए बोल रहा है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं किसी को कोई सजा नहीं देने वाली हूँ। वैसे भी सब मर्द एक जैसे ही तो होते हैं। आज बोल रहे हैं आप, कल फिर उससे 2 गुना दर्द मुझको ही मिलेगा। रोहन जी ने कहा, मीरा जी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। वह तो सीमा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं, तो मैं ऐसा बन गया था। आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करूँगा। बस आप मेरी बेटी को संभाल लो। मैंने भी कहा, आप गौरी की चिंता मत करिए। मैं उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तब तक रोहन जी की माँ भी बाहर आ जाती हैं और रोहन जी ने कहा, माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। रुको, इसको भी ले जा साथ में, घर छोड़ देना। रात भर की जागी है तो आराम कर लेगी। आंटी जी ने रोहन जी से कहा। मैंने मना कर दिया, पर आंटी ने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद रोहन जी अपने ऑफिस चले गए और मैंने एक मस्त नींद ली। शाम को उठने के बाद गौरी के साथ बैठी तो गौरी ने कहा, आंटी, आपके कपड़े कितने गंदे हैं, जाओ अभी इनको बदल के आओ। मैंने भी मासूमियत के साथ कहा, पर आपकी आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं हैं। गौरी उठी और मेरे साथ ऊपर चलकर रोहन जी के रूम से अपनी माँ की साड़ी दी और कहा, जाइए, इसको पहन कर आइए जल्दी से। मैंने भी देखा मेरे कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए थे, तो मैंने भी जल्दी से साड़ी ली और चेंज करके आ गई। अब आप अच्छी लग रही हो आंटी, कहते हुए गौरी फिर से मेरे पास आ गई। रात को जब रोहन जी घर पहुंचे तो मैं गौरी को खाना खिला रही थी। रोहन जी आते ही गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की? किसने दी तुमको ये साड़ी? कहते हुए बिल्कुल लाल पीले हो गए। गौरी ने डरते डरते कहा, पापा, ये साड़ी आंटी को मैंने दी है। रोहन जी ने गौरी को एक थप्पड़ लगाया और मुझसे बोले, जाओ अभी के अभी ये साड़ी उतार कर आओ, और अपने रूम में चले गए। मैंने गौरी को चुप कराया और उसको उसके कमरे में सुलाकर साड़ी बदलकर रोहन जी के रूम में गई और साड़ी वापस उनको दे दी और कहा, आपको बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है, और बोलकर वापस आ गई। सुबह उठी तो घड़ी की तरफ देखा, 7 बज रहे थे। जल्दी से उठी, रूम से बाहर आई, देखा तो फिर से सन्नाटा था। मैंने अपने लिए चाय बनाई और पीने के बाद किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। देखा तो सामने रोहन जी तैयार होकर खड़े थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? रोहन जी बोले कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। रोहन जी ने आंटी को घर भेज दिया और हम दोनों वहाँ पर थे। तब रोहन जी ने कहा, कल रात के लिए सॉरी। मुझे भी अपनी सुहागरात वाली बात याद आ गई, तो मैंने भी कहा, रोहन जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। रोहन जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा,
जी बोलिए। तो मैंने उनसे कहा, मेरे पति ने शादी वाले दिन मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और फिर दूसरे दिन सुबह मुझे सॉरी बोला, पर दूसरे दिन भी उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया और तीसरे दिन फिर उन्होंने मुझको सॉरी बोला। उसके बाद उनका ये सब रोज का हो गया था। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, क्यों रोहन जी? उन्होंने मुझसे फिर वादा किया, तो मैंने कहा वादा नहीं, करके दिखाइए। उन्होंने भी कहा, मैं बदल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे खुशी होगी आपके बदलने से, और मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप आज छोटे जानवर हैं, कल बड़े जानवर बन जाइए, मेरा क्या जाएगा। रोहन जी ने मेरी बात को समझ लिया और सिर झुकाकर बाहर चले गए। सुबह 10 बजे आंटी जी हॉस्पिटल आईं और हमें फिर से घर भेज दिया। घर पहुंचकर मैंने गौरी को उठाया और नीचे लेकर आई, फिर दूध गर्म करके दिया। रोहन जी सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने गौरी से बात करनी चाही तो गौरी दूध खत्म करके वहाँ से उठकर भाग गई और जाते जाते बोली, आप गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने रोहन जी से बोला, आप जाइए, मैं उसको समझा दूँगी। रोहन जी ऑफिस के लिए चले गए। मैं गौरी के रूम में गई तो वह बिस्तर पर उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ हमारी गौरी को? बोलते हुए मैं उसके बिस्तर पर पहुंची। पापा गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी आंटी, आप भी मत करना। मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान जी हमें सजा देते हैं ना, और हमारे मम्मी पापा हमारे भगवान जी ही तो हैं। अगर हम गलती करते हैं, हमें सजा देने का हक हमारे मम्मी पापा को है, तो फिर कभी भी भगवान जी से गुस्सा नहीं होते। अच्छा आंटी, अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? गौरी ने अपनी मासूम जवान से पूछा। मैंने भी वैसे ही जवाब दिया, अगर हमने गलती की है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। आपने गलती की थी तो आप पापा को सॉरी बोलो। गौरी को अपनी गलती का एहसास था तो उसने कहा, मैं पापा को सॉरी बोलूँगी जब वह वापस आएंगे, और हम दोनों मस्ती करने लगे। शाम को आज जल्दी ही रोहन जी ऑफिस से आ गए और नीचे ही सोफे पर बैठे थे। कमला काकी ने उनको पानी दिया और गौरी मेरे साथ मेरे कमरे से बाहर आई तो अपने पापा को देखकर उनके पास गई और बोली, पापा सॉरी, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। रोहन जी ने गौरी को अपनी गोद में बैठा लिया और उन्होंने भी गौरी को सॉरी कहा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स, और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी घूमने चलते हैं। गौरी ने कहा, पापा आंटी के पास तो कपड़े ही नहीं हैं, तो वह क्या पहनेगी? तुम मेरे कमरे से जो कपड़े पसंद हो वह पहन लेना और जल्दी से तैयार होकर आओ। हम दोनों खुश हो गए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कहीं किसी के साथ घूमने जा रही थी। जाते जाते रोहन जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नीला कलर मेरा फेवरेट है। उस समय तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उनके रूम में गई तो देखा कि उनके खिड़कियों के पर्दे भी नीले थे। उनके रूम में सोफ़ा भी नीला था। मैं तब भी कुछ नहीं समझी, पर जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें लगभग सभी साड़ियाँ नीले कलर की ही थीं। कुछ साड़ियाँ थीं अलग कलर की। तब मैं उनकी बात का मतलब समझ गई। क्या ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत है? मेरे मन में कई सवाल उठे, पर मैंने उनको दबा दिया और एक डार्क नीली साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई। हम घर से निकले
पहले तो गौरी को पार्क घुमाया, फिर गौरी के लिए कुछ कपड़े खरीदे और उसी मॉल में हमने खाना खाया और रात को घर आ गई। घर पहुंचकर गौरी को दूध पिलाकर उसके कमरे में सुलाकर मैं नीचे आ गई तो देखा रोहन जी वहीं पर बैठे थे। मेरे पास आते हुए बोले, थैंक्स मीरा जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैंने भी कह दिया, वैसे थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार इतना खुल के एंजॉय किया है। अच्छा जाइए, अब सो जाइए। रोहन जी ने जाते जाते कहा, बहुत खूबसूरत लग रही थी आप। मैंने कहा, थैंक्स, वैसे मेरा फेवरेट कलर क्रीम है, और मुड़कर अपने रूम में चली गई। मस्त एक सुखद दिन की समाप्त हुआ। सुबह उठकर चाय पीकर मैं सोफे पर बैठी थी। रोहन जी तैयार होकर आए और हम हॉस्पिटल चले गए। आज रोहन जी ने क्रीम कलर का सूट और पैंट पहना था। मुझे लगा कि कहीं इनके दिल में भी तो वही नहीं जो मेरे दिल में है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आंटी जी के घर जाने और फिर से वापस आने के बाद रोहन जी ने मुझसे कहा, मीरा जी, मेरी पुरानी सेक्रेटरी काम छोड़कर चली गई है, तो क्या आप मेरी सेक्रेटरी बनेंगी? मैं उनकी तरफ आंखें फाड़कर देखती रही तो उन्होंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई आपको आई लव यू बोल दिया क्या? पर मैं कैसे? मैंने आज तक कभी बाहर काम किया ही नहीं है। रोहन जी बोले, उसमें क्या है? जैसे घर को मैनेज करती हो वैसे ही ऑफिस को और मेरे काम को मैनेज करिएगा, और मुझ पर पूरा भरोसा है। आप मेरी सेक्रेटरी बनकर अच्छे से काम कर लेंगी। मैंने भी हिम्मत करके हाँ बोल दिया और कल से ऑफिस आऊँगी बोल दिया। मुझको घर छोड़ने के बाद रोहन जी ऑफिस के लिए जा रहे थे तो मैंने भी बोल दिया, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। रोहन जी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स। मैं घर पर आ गई और नहाकर एक नई साड़ी पहनकर गौरी के साथ बैठ गई। आज मोहित जी को भी हॉस्पिटल से घर लाना था तो रोहन जी सीधा ऑफिस से ही हॉस्पिटल गए और वहाँ से मोहित को लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर आंटी ने मोहित को नीचे वाले कमरे में ही रहने को कहा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे होने से उनके जख्म भर नहीं पाएंगे। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं है, मैं कुछ दिन ही सोफे पर ही सो जाऊंगी। तो आंटी ने कहा, सोफे पर क्यों? तुम ऊपर गौरी के रूम में सो जाना। गौरी भी खुश हो गई और रोहन जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। गौरी तो ठीक, पर रोहन जी क्यों मुस्कुराए समझ में नहीं आया। खाना खाने के बाद मैं गौरी को लेकर ऊपर कमरे में चली गई सोने के लिए। सुबह उठकर जल्दी से नहाकर मैं मंदिर गई। कह सकते हैं कि पहली बार मंदिर गई थी, क्योंकि मेरा भगवान से विश्वास भी उठ चुका था। इसलिए मैंने भगवान से माफ़ी भी मांगी और धन्यवाद भी किया। सुबह 7 बजे मैं वापस आई और कमला काकी ने मुझे चाय दी। आज पहली बार कमला काकी ने मुझे चाय पिलाई थी। मैं तैयार बैठी थी तभी रोहन जी आए और नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, रेडी हो मीरा जी? मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और हम लोग ऑफिस के लिए निकल गए। रोहन जी के साथ मेरा ये दूसरा नया एक्सपीरियंस था। पहला तो मैं जिंदगी में पहली बार कहीं घूमने गई थी। दूसरा, जिंदगी में पहली बार मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने रोहन जी को बोला, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। रोहन जी चले गए तो मैंने अब ऑफिस के लिए चलना स्टार्ट किया।
जैसे ही ऑफिस के गेट से अंदर घुसी, पहले तो मुझे गार्ड ने रोका और पूछा, आपको यहाँ किससे मिलना है? मैंने बताया मुझे मिस्टर रोहन से मिलना है और मैं। इतने में गार्ड ने मुझे कहा, अभी आप जाइए, 2 बजे के बाद आइएगा, अभी साहब बिजी हैं। मैं हैरान थी कि ये गार्ड या रोहन जी का सेक्रेटरी। मैंने फिर से निवेदन किया कि मुझे रोहन जी ने बुलाया है, आप उनसे बोल दो कि गेट पर मीरा जी आई हैं। गार्ड ने फिर नहीं सुना और मुझे बाहर जाने को बोला। इतने में सामने से रोहन जी आते दिखे। क्या हुआ मीरा, कहाँ रुक गई? आओ ना जल्दी अंदर, तुम तो गेट पर ही रुक गई। गार्ड ने जैसे ही सुना उसकी तो सांस ही अटक गई। मैडम जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। सर से शिकायत मत करिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड ने गेट खोला और मैं अंदर आई। क्या हुआ, तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आई? रोहन जी ने पूछा तो मैंने भी गार्ड को देख कर कहा, तो वो मैं देखना चाहती थी कि ऑफिस के लोग कैसे काम करते हैं। तो क्या देखा आपने? रोहन जी के पूछने पर मैं फिर से गार्ड की तरफ देखते हुए, काम तो अच्छा करते हैं, पर थोड़ा सामने वाले को सम्मान भी देना सीख जाएं तो और अच्छा हो जाए। अच्छा चलिए बॉस। बॉस क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे चौंक गए जैसे कि मैंने आपको सबम लवन बोल दिया हो। अब ऑफिस और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो आप मेरे बॉस हुए ना। हम दोनों कैबिन के अंदर आ गए और रोहन जी के साथ एक और कोई लड़की थी। रोहन जी ने कहा, रिया इसको काम समझा दो, और ये नई है तो इसको सब अच्छे से समझाना। जी सर कहते हुए रिया मुझे काम समझाने लगी। मुझे भी सीखने की चाह बहुत पहले से थी, तो मैंने भी सब काम मन लगाकर सीखा। शाम को हम एक साथ वापस आए और फिर मैं गौरी के साथ कुछ टाइम बिताया और खाना खाकर जल्दी ही सो गई, क्योंकि आज मैं थक भी गई थी। सुबह उठकर फिर वही रूटीन चालू हुआ। हम ऑफिस पहुँचे तो मैं सीधे कैबिन में आ गई और काम करने लगी। मैं बॉस के सामने बैठकर काम कर रही थी। कैबिन का दरवाज़ा मेरे ठीक पीछे ही था। यस मिस्टर गौरव, कहिए, कोई काम था क्या? बॉस ने मेरे पीछे खड़े आदमी से कहा। वो बॉस, मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी माँ अभी अभी चल बसी, तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। जब मैंने ये बात सुनी तो दिल में धक्का लगा। अब कैसी भी थी, पर थी तो मेरी सास ही। रोहन जी ने उनको छुट्टी दे दी और वह चले गए। मेरी आंखों में आंसू निकलता देख रोहन जी ने मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ तुमको? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी सास मर गई हो। मैंने भी उनसे कहा, बॉस वह मेरी सास ही थी और गौरव मेरा वही जालिम पति था। रोहन जी की तो बोलती ही बंद हो गई। मैंने भी छेड़ते हुए कहा, अब बोलिए बॉस, क्या बोल रहे थे आप? रोहन जी ने पूछा, चलना है क्या अपनी सास के घर? मैंने कहा, जाने की इच्छा तो है पर हिम्मत नहीं है। वह लोग फिर से गालियां देंगे। ऐसे कैसे गालियां देंगे? वह वर्मा इंडस्ट्रीज की मालकिन हो। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर दंग रह गई। उन्होंने कूल होते हुए कहा, सिर्फ नाटक करना है हमको, और हम गौरी को भी लेकर जाएंगे ताकि तुम्हारे चरित्र से इस बांझ होने का कलंक मिट सके। दुनिया इतनी आगे निकल गई है और ये लोग वहीं पर अटके हैं। क्या अपनी कोख से ही जन्म देने पर औरत माँ बनती है क्या? अगर इतना दिमाग उनमें होता तो बच्चे के लिए वो और भी कई उपाय हैं। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की की है। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या गौरी तुम्हारी बेटी नहीं है? मैंने कहा,
रोहन जी, गौरी मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। आज से मैं बांझ नहीं हूँ। फिर हम लोग ऑफिस से निकले और घर पहुँचे और वहाँ से गौरी को लेकर हम मेरे ससुराल पहुँचे। रास्ते में ही रोहन जी ने गौरी को बता दिया था कि बेटा, अब से तुम आंटी को मम्मी बोलना। गौरी भी इतनी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई थी। हम जैसे ही मेरे ससुराल पहुँचे, रोना धोना चालू था। मैं तो पूरी तरह से तैयार होकर सज धज कर ही गई थी, क्योंकि मुझे उनके घर के मातम से मतलब नहीं था। मुझे तो उनको अपनी दौलत का और अपनी बेटी को दिखाना था। मेरे अंदर जाते ही सबकी नज़र हमारे ऊपर ही थी। मेरे पति मुझे देखते ही चिढ़ गए। तू यहाँ क्या करने आई है? तेरे को तो घर से निकाल दिया था ना मैंने। पीछे से आवाज़ आई, तो क्या हम चले जाएं यहाँ से? मेरे पति एकदम घबरा गए। बॉस आप? हाँ भाई, हम तो तुम्हारे गम में शामिल होने आए थे और तुम हमें दरवाजे से ही भगा रहे हो। मेरे पति ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, आपको नहीं, वह तो मैं इसको बोल रहा था। तभी गौरी की आवाज़ आई, मम्मी, ये अंकल कौन हैं जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? मैंने गौरी को जवाब दिया, बेटा, ये अंकल एक राक्षस है। आपने वह ड्रैक्यूला वाली कहानी सुनी थी ना, जो खून पीता था? ये अंकल भी वैसे ही ड्रैक्यूला हैं, जो खून चूसते हैं। अच्छा मम्मी, तो फिर इस ड्रैक्यूला से हमें कौन बचाएगा? बेटा, इससे बचाने के लिए गॉड हमको शक्ति देते हैं और हम इसको मार देंगे, मैंने गौरी को समझाते हुए कहा। फिर मम्मी, गॉड हमें कब शक्ति देंगे? मैंने कहा, बेटा, आपके गॉड कौन हैं? गौरी ने कहा, पापा। हाँ बेटा, आपके पापा ने हमको शक्ति दी। एक प्यारी सी गौरी और हमारी गौरी ने इस गंदे अंकल को मार गिराया। मैंने अपना सुर तेज करते हुए कहा, सुना मिस्टर गौरव, ये मेरी बेटी है। और भाभी, आप भी देख लो, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ। कहते कहते मैं गौरी से लिपट कर वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसके बाद रोहन जी ने और गौरी ने मुझे चुप कराया और हम अपने घर आ गए। रोहन जी एक नेक दिल और बहुत सुलझे हुए इंसान थे। हाँ, थोड़ा गुस्सा बहुत आता था उनको, पर उनका गुस्सा पानी के बुलबुले जैसा था। जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी गुस्सा गायब भी हो जाता था। रोहन जी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके दिल में क्या है। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रही थी और रोहन जी मुझे ही घूरे जा रहे थे। ये उनका रोज का काम था, मुझे अपने सामने बिठा लेना और मुझको घूरना। अचानक उनको क्या हुआ कि उन्होंने बोला, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई कि आज दूसरी बार मैं इनके साथ घूमने के लिए जाऊंगी। हम घर आए तो रोहन जी ने मुझे उनकी सबसे प्यारी साड़ी पहनने के लिए दी, जो शायद उन्होंने अलग से कहीं संभाल कर रखी थी, क्योंकि वो साड़ी उन कलेक्शन में से नहीं थी जो मैं रोज पहनती। मैं जब साड़ी पहन कर आई तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने गौरी को भी तैयार किया और हम लोग घूमने के लिए निकल गए। हम पहले गौरी को घुमाने वाटर पार्क गए। उसके बाद हमने 6 से 9 मूवी शो देखा। फिर एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर वापस आए। घर आते आते गौरी कार में ही मेरी गोदी में सो चुकी थी। हम बहुत खुश थे। आज हमने खूब मस्ती भी की। खाना तो हम बाहर से ही खाकर आए थे। मैं गौरी को लेकर वहीं सोफे पर रोहन जी के साथ बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे। रोहन जी ने बताया कि ये जो साड़ी मैंने तुमको दी है, ये साड़ी मैंने सीमा के लिए खरीदी थी। पर जिस दिन सीमा को ये साड़ी गिफ्ट करनी थी,
उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने पूछा, फिर आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी पहनने के लिए? तो रोहन जी ने कहा, क्योंकि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे उनको जवाब देना था। ये मैंने गलती कर दी, क्योंकि उनको जवाब ना देने की वजह से बात और आगे बढ़ी। मैं गौरी को लेकर उसके कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में ही रोहन जी मेरे रूम में, मतलब गौरी के रूम में आए तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। रोहन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन जी ने मेरे होठों पर उंगली रखी और धीरे से कहा, चुप, शोर मत मचाओ, नहीं तो गौरी जग जाएगी। मैंने कहा, वो तो सब ठीक है, पर आज इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने कमरे में। मुझे एक अनजाना सा डर सता रहा था। रोहन जी ने मुझे उठाया और कहा, मैं गौरी की मम्मी से प्यार करना चाहता हूँ। मैंने उनको रोकते हुए कहा, ये गलत है रोहन जी, छोड़ दीजिए प्लीज। पर उनके अंदर तो जानवर जाग चुका था। मैं ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे रोहन जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बदनाम हो जाती। रोहन जी अपने कमरे में ले गए और एक बार फिर मुझे मेरा अतीत अपने आज में नजर आया। मैं आज भी पूरी रात नहीं सोई थी। सुबह होने को थी। मैं घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। मैं उठी और जाकर गौरी के रूम में सो गई। जब रोहन जी ऑफिस जाने वाले थे तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई तो गौरी ने बताया कि मम्मी को बहुत तेज बुखार है। रोहन जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और मेरा इलाज करवाया। गौरी मेरे पास ही बैठी थी। उस दिन रोहन जी भी अपने ऑफिस नहीं गए थे। रोहन जी से कोई बात नहीं करना चाहती थी मैं, पर रोहन जी ने गौरी को दादी के पास भेज दिया और मुझसे बोले, मीरा जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कल ये सब कैसे हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे सीमा की बहुत याद आ रही थी। मैंने आपको सीमा समझकर वो सब कर दिया। मैं भी गुस्से में थी तो मैं भी चुप नहीं रह पाई। रोहन जी, आप भी मेरे पति जैसे ही निकले, जिस्म के भूखे। आपको मैंने क्या समझा और आप कैसे निकले? आपको ये सब ही करना था तो एक बार मेरे से बोल दिया होता। मैं तो आपके एहसान के नीचे वैसे ही दबी थी। आप जो चाहते मेरे साथ करने देती। आपको ऐसे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद रोहन जी वहां से उठकर चले गए। मैंने भी जो हुआ उसको भुलाकर वापस अपने काम पर लग गई। पर अब रोहन जी को देखकर वो खुशी, वो उत्साह नहीं थी मेरे अंदर। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर गौरी के साथ खेलना। 1 महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। पति साथ होता तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन अब जब मैं अकेली हूँ तो ये बच्चा मेरे लिए एक और कलंक लेकर आने वाला था। एक कलंक को मिटाने के लिए दूसरा कलंक। मैंने थोड़ी हिम्मत से काम लिया और रोहन जी के पास गई और उनको ये बात बताई। रोहन जी, आपने जो गलत काम किया था उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। अब मैं इस पाप को कहाँ लेकर जाऊं? रोहन जी ने दोबारा पूछा। क्या? मैंने बताया कि प्रेग्नेंट हूँ और आपका बच्चा पेट में पल रहा है। रोहन जी ने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, पहली बात तो ये पाप नहीं, ये हमारे प्यार की निशानी है, और दूसरी बात, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। पर लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी?
रोहन जी ने मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? मैं हैरान थी कि ये क्या बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? रोहन जी ने कहा, ऐसा नहीं है सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको भूल नहीं सकता हूँ। देखा ना आपने, अभी आपने मुझको सीमा नाम से पुकारा। मेरा नाम सीमा नहीं मीरा है। रोहन जी तुरंत बोले, जानता हूँ, पर मैं तो हमेशा तुमको सीमा ही बुलाऊंगा। क्या तुम मेरी सीमा बनोगी? क्या तुम गौरी की असली मम्मी बनोगी? मैं गौरी का नाम सुनकर सोचने लगी, पर आपके घर वाले नहीं मानेंगे। उनको मैं मनाऊंगा। तुम मान गई तो वो भी मान जाएंगे। आज 2 साल बाद बहू मेरी चाय लाई। माँ जी, भाभी, मेरी रेड वाली शर्ट नहीं मिल रही है। कहाँ है? भैया, वो सामने वाली टेबल पर पड़ी है। मम्मी, मेरा दूध दो और जल्दी से मुझे स्कूल छोड़ दो, देरी हो रही है। बहू, जल्दी से गौरी को स्कूल छोड़कर तैयार हो जाओ, नहीं तो अभी रोहन घर सिर पर उठा लेगा। जी माँ जी, तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। इतना दर्द मिलने के बाद आखिर भगवान ने मुझे ढेर सारी खुशियाँ दी। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी बेटी आज गौरी 12 साल की हो चुकी है, जो अपनी मम्मी की जान है। हम माँ बेटी नहीं, 2 दोस्तों की तरह रहते हैं। गौरी मेरे लिए लड़ती है, मेरी मदद करती है, क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगा सकूं। इसलिए गौरी अपने दोनों छोटे भाई बहन को भी संभालती है। जी हाँ, शादी के 3 साल के अंदर मेरे गौरी के अलावा एक लड़का और एक लड़की और भी हुए। आज मैं वर्मा इंडस्ट्रीज की CEO हूँ और मेरे पति ने विदेश में मेरे नाम से एक कंपनी खोली है, मीरा मोटर्स। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।